जय हिंद। स्वागत है आपका। और ये क्लास जो होने वाली है आप देख पा रहे होंगे थंबनेल में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय समसामयिक प्रश्न है और इतने इम्पोर्टेंट ये एमसीक्यू हैं दोस्तों, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए एकदम रामबाण फैक्ट साबित होंगे। आप इनको 1 से 2 बार इन क्लासेस को ज़रूर देखें और आपको बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे, जो कि इस छोटी सी क्लास में आपको बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। आपको बहुत ज़्यादा जो है एकदम जो इम्पोर्टेंट हैं वही फैक्ट्स इसमें शामिल किए गए हैं। निसंदेह आप इन क्लासेस को देखें और आप क्वेश्चंस देखकर बताएं कि ये क्लासेस का स्टेटस कैसा है। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करिए। दोस्तों आइए हम लोग सीधे प्रश्न पर चलते हैं। आइए बताइए कि प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफ्रीकी मूल के लोगों हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। इसका आपको आंसर देना है। क्या उत्तर है? 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त। तो प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसका आंसर आपके लिए क्या होगा दोस्तों? तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 31 अगस्त को प्रतिवर्ष अफ्रीकी मूल के लोगों हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके पूरे डिटेल को आप देख पाएंगे। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो राइट आंसर आपका क्या है? डी है। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि पहली बार अफ्रीकी मूल के लोगों को यह दिवस जो है 31 अगस्त 2021 को मनाया गया था, मतलब पिछले साल मनाया गया था। और समाज के विकास हेतु अफ्रीकी मूल के लोगों की विविध विरासत, संस्कृति और योगदान के लिए अधिक मान्यता एवं सम्मान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दोस्तों ये दिवस की स्टार्टिंग की गई है। और लैटिन अमेरिका में दोस्तों अफ्रीकी मूल के अफ्रीका के लगभग 134 मिलियन लोग रहते हैं, जो गरीबी, बुनियादी सेवाओं तक पहुंच की कमी व असमानता से पीड़ित हैं दोस्तों। यहीं आप देखें ब्राज़ील में अगर देखें तो गरीबी दर जो है वो 11.5% है, जबकि अफ्रीका में यही गरीबी की दर जो है 25.5%। अगर 100 लोगों में से 25 लोग ऐसे हैं जो बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं, इसलिए जो है अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अगस्त को मनाया जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों। मिखाइल गोर्बाचेव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका, कनाडा, रूस, जापान। तो दोस्तों हमने पूरा सोवियत संघ के विघटन को पढ़ाया है और हमने उसमें यह भी आपको बताया है कि मिखाइल गोर्बाचेव जब राष्ट्रपति 1990 के दशक में बनते हैं और उसके बाद ये 1991 में जो इनका इस्तीफा भी हो जाता है और इन्हीं को जो है नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है, जो कि ये सोवियत संघ देखें कि छोटे छोटे 15 देशों में टूट गया है। तो सोवियत संघ का विघटन भी आप देखें और जब आप इसको हमारी इन क्लासेस को देखे हुए हैं तो आपको बिल्कुल पता है कि मिखाइल गोर्बाचेव किस देश के राष्ट्रपति रहे हैं। तो ये रूस के राष्ट्रपति रहे जिनका हाल ही में निधन हो गया। बिल्कुल परफेक्ट इसका आंसर है दोस्तों। ये सोवियत संघ का जो विघटन है इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चैनल पे अपलोड है, आप जरूर देखिए। सोवियत संघ का विघटन, बिल्कुल बहुत ही अच्छे अच्छे फैक्ट्स उसमें शामिल किए गए हैं। इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। जो 30 अगस्त 2022 को मॉस्को रूस में सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हो गया दोस्तों। शीत युद्ध आप जानते हैं कि वर्ष 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ और 1945 से लेकर आप देखें कि 1990 तक 1990 तक ये शीत युद्ध चला। ये 2 महाशक्तियों के बीच युद्ध था। एक अमेरिका सबसे बड़ी महाशक्ति थी और दूसरी महाशक्ति थी ये हमारा रसिया जो आज का है, और तत्कालीन जो है सोवियत संघ हुआ करता था, यूएसएसआर हुआ करता था। ठीक है, तो अब आप इनको जान रहे हैं कि सोवियत संघ 1990 में सोवियत संघ के पहले एवं अंतिम राष्ट्रपति चुने गए थे दोस्तों। 1990 में ही इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो देश नए नए अलग अलग देशों की मांग कर रहे थे, इन्होंने उन क्षेत्रों को एक अलग देश के रूप में मान्यता दे दी। और रूस आप जो तजाकिस्तान देखते हैं, किर्गिस्तान आप देखते हैं, आप जो अगर यूक्रेन वाला मामला आप इसको देख रहे हो, तो जो यूक्रेन का मामला है, यूक्रेन भी इन्हीं का पार्ट हुआ करता था। जो बेलारूस है वो भी इन्हीं का पार्ट हुआ करता था। तो आप एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया जो आप देखते हैं, ये सभी जो हमारे बाल्टिक रीजन
वाली कंट्रीज़ हैं, ये सब कभी रसिया के पार्ट हुआ करते थे और अमेरिका उसमें सफल रहा और इसलिए इनको जो है आप देखेंगे नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और इन्हीं की नीतियों को काट रहे हैं हमारे जो है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी, जो अभी हाल ही में आपने देखा कि एससीओ संघाई सहयोग संगठन की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी जी उनसे मिले हैं। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया आपको बताना है। 83, शेरशाह, मिमी, पुष्पा, बताएं इसका आंसर क्या है। ABCD कमेंट में ज़रूर आप इसको लिखें कि आपकी कितने प्रश्न इस क्लास से सही हो रहे हैं। आइए देखते हैं इसका जो आंसर है दोस्तों। ये आंसर है इसका आयोजन स्थल इसका मुंबई है दोस्तों। और जो शेरशाह मूवी है ये 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार मिला है वो शेरशाह मूवी को मिला है। इसे अब आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा के रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं कि जो इसका आयोजन है दोस्तों इस 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स का, इसका आयोजन कहाँ हुआ था तो मुंबई में हुआ था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री इसमें कृति सेनन थी और मिमी फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी थे फिल्म मिमी के लिए। और फिल्म फेयर अवार्ड्स दोस्तों पहली बार कब दिए गए थे तो 1954 में पहली बार ये फिल्म फेयर अवार्ड्स प्रदान किए गए थे। हाल ही में चर्चा में रहे अमलान बोरगोहेन जो है क्या है दोस्तों, इनके बारे में आप बताएं। ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, फुटबॉलर हैं, क्रिकेटर हैं, धावक हैं, क्या हैं आप बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर क्या है, ये एक धावक हैं। इनके बारे में आपको बताता हूँ कि उसेन बोल्ट को तो आप जानते होंगे। 100 मीटर में उसेन बोल्ट की जो रफ्तार है वो 44.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो दौड़े थे जब वो 9.5 सेकेंड में आए थे। आइए इनको हम लोग देख लेते हैं। 24 साल के अमलान बोरगोहेन बने भारत के सबसे तेज धावक दोस्तों। ये रायबरेली उत्तर प्रदेश में पड़ता है जहाँ से सोनिया गांधी जी कांग्रेस के हैं चुनाव लड़ती हैं। यहाँ पे भारतीय इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 6 साल पुराना रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा। ये 100 मीटर स्प्रिंटर अमलान बोरगोहेन ने 10.25 सेकंड में 100 मीटर की रेस पूरी की दोस्तों। ये जो है भारत के सबसे तेज धावक बन चुके हैं इस उपलब्धि के साथ में, ठीक है। और पूर्व में यह रिकॉर्ड दोस्तों अमिया मलिक के नाम था जिन्होंने 10.2 सेकंड में 100 मीटर की रेस पूरी की थी। तो किसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है तो अमिया मलिक का रिकॉर्ड तोड़ा है। किसने तोड़ा है तो अमलान बोरगोहेन ने तोड़ा है। 100 मीटर रेस का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों ये उसेन बोल्ट के नाम है जिन्होंने साल 2009 में 9.58 सेकंड में ये रेस लगा दी थी और उनकी उसमें रफ्तार थी 44.72 किलोमीटर। आप देखेंगे हम लोग गाड़ी में लिखा रहता है कि भाई 40 से 50 के बीच में चलें, फिर 40 से 50 के बीच में उसेन बोल्ट जी ने दौड़ लगा दिया था। कितनी बड़ी बात है कि नहीं। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में चर्चा में रहा परख क्या है। छात्रों के आकलन हेतु नियामक, आदिवासी समाज की परंपरा, वन्यजीव अभ्यारण्य, अंतरिक्ष में भेजा गया उपग्रह दोस्तों। तो ये जान लीजिए आप परख जो है ये छात्रों के आकलन हेतु एक नियामक है कि जिसमें जितने भी मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उन सभी विद्यालयों के लिए जो है एक नियामक होगा जो एक सामूहिक जो है रिजल्ट जिसमें किसी प्रकार की अनदेखी नहीं की जाएगी। ये दोस्तों NCERT के एक घटक के रूप में काम करेगा और ये भारत के सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन और उनके निर्धारण हेतु मानदंड निर्धारित करेगा। ये इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 1 सितंबर 2022 को निम्न में से किस राज्य ने नुआखाई जुहार उत्सव मनाया। पंजाब, उड़ीसा, बिहार, केरल। इसका क्या उत्तर होगा दोस्तों, आप टिक करें, बताएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। जो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में नुआखाई जुहार जो है त्यौहार मनाया जाता है, ये उत्सव है। और नुआ से मतलब है ये नया और खाई से मतलब खाना से होता है, ठीक है। और ये विशेष रूप से चावल के लिए समर्पित त्यौहार है हमारा। कौन सा त्यौहार, नुआखाई त्यौहार। किस राज्य में मनाया जाता है तो ऑप्शन बी आपका उड़ीसा में ये मनाया जाता है। इसके बारे में आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये त्यौहार दोस्तों मुख्य रूप से गणेश चतुर्थी के दिन जो है प्रारंभ होता है। इसमें किसान अन्न की पूजा करते हैं और उड़ीसा के संबलपुर जिले में मातृ देवी समलेश्वरी का जो मंदिर है वहाँ पे किसान अपनी भूमि की पहली फसल को माता जी को समर्पित करते हैं। आगे देखिए, भारत की आज़ादी के उपलक्ष्य में किसने रंग स्वाधीनता कार्यक्रम चलाया है। तो रंग स्वाधीनता कार्यक्रम किसने चलाया है दोस्तों, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो दोस्तों ये जो रंग स्वाधीनता का आयोजन है जिसमें भारत सरकार अमृत महोत्सव जो मना रही थी वो अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ही ये कार्यक्रम है और इसको संगीत नाटक अकादमी ने मनाया था दोस्तों। ये भारत की आज़ादी के लिए है और इसके बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, 1-2 फैक्ट हैं, उन्हें आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों
कि इसमें देखो कुल 9 राज्यों की 12 टीमों ने इसमें भाग लिया है और लगभग 100 कलाकारों ने इसमें भाग लिया है। इसमें एक गीत है ढिमरियाई लोकगीत। ये धार्मिक, पौराणिक, सामाजिक और देशभक्ति विषयों पर ये आधारित होता है दोस्तों। इसी में एक रागनी गायन शैली के बारे में आप पूछा जाएगा तो रागनी गायन शैली एक कौरवी गीत है जो कि 75वां जो है अमृत महोत्सव हम लोगों ने मनाया तो आज़ादी का अपने, तो इसलिए इसमें इसका जो कार्यक्रम हुआ इसमें मोदी जी भी शामिल हुए थे। तो रागनी गायन जो है पूछा जा सकता है ये अंतिम में सबसे प्रस्तुत हुआ और ढिमरियाई लोकगीत जो है ये स्टार्टिंग में जो है प्रस्तुत हुआ था, इसलिए इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं प्रति साल नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 16 जुलाई, 17 जुलाई, 3 जुलाई या 18 जुलाई? तो बताइए नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो हम सभी जानते हैं कि नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, 18 जुलाई को। दोस्तों प्रतिवर्ष नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर? तो नारियल आप जानते हैं केरल राज्य में बहुत ज़्यादा होता है और ये 2 सितंबर को मनाया जाता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आप देखिए कि अभी 2022 में 24वां विश्व नारियल दिवस जो है मनाया गया 2 सितंबर को और इस साल की थीम क्या है? खुशहाल भविष्य और जीवन के लिए नारियल की खेती करें, ये 2022 की थीम है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण, इनमें से किनको नहीं मिला है ये आपको बताना है। तदासी हथौरी, गैरी बेनचेगी, बर्नार्ड मैड्रिड या फिरदौस कादरी? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों इन्हीं को नहीं मिला, बाकी इन सभी के साथ में टोटल 4 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ये है कि इसमें इसको ध्यान देना है किसको नहीं मिला है। तो इसमें तदासी हथौरी, गैरी बेनचेगी, बर्नार्ड मैड्रिड इन सभी को तो मिला है लेकिन फिरदौस कादरी जी को नहीं मिला है, इसे आपको याद रखना है और आंसर उसका डी सही है। एशिया का दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सर्वोच्च सम्मान, इसका प्रारंभ 1957 में किया गया था। रेमन मैग्सेसे फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे, इन्हीं के नाम पर ये रखा गया है और 31 अगस्त जो है ये उनकी जयंती है, इनकी जयंती के दिन प्रदान किया जाता है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हमारे विनोबा भावे जी थे। और 2022 में किसको किसको मिला इनके क्षेत्र के बारे में भी पूछा जा सकता है, उसको जरूर याद रखिए। आप देखें कि ये 4 लोगों को तो मिला है, इसमें इनके स्थान पर फिरदौस कादरी इस ऑप्शन में दिया गया था, तो उनके स्थान पर याद रखिए सोथियारा छिम, ये कंबोडिया के मनोचिकित्सक हैं। तदासी हथौरी जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और बर्नार्ड मैड्रिड फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ हैं और गैरी बेनचेगी इंडोनेशिया के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। तो इन चारों को आप याद रखिएगा, इन चारों लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से इनको सम्मानित किया गया है। आगे देखिए भारत का पहला व दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ बना रही है? कोटा राजस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश या हजीरा गुजरात? तो इसका सही जो आंसर है दोस्तों हजीरा गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत का पहला व दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट स्थापित कर रही है। कहाँ? ऑप्शन डी आपका पूरी तरह से सही है। दोस्तों अंबानी जी इसमें क्या कर रहे हैं? 75,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं और इसका पहला संयंत्र जो उसका जो पहला चरण पूर्ण होगा ये 2025 में इसका पहला चरण पूर्ण हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा हिनाम नोर क्या है? दोस्तों ये तूफान है, कोरोना वैक्सीन है, सांप की प्रजाति है, अंतरिक्षयान है। हम सभी जानते हैं कि क्या है, हिनाम मोर एक तूफान है जो बहुत तीव्र गति से आ रहा था। ये 2022 का सबसे शक्तिशाली तूफान है और इसका नाम है हिनाम मोर। इससे दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रभाव किसके ऊपर पड़ने वाला था? तो ये प्रभाव पड़ने वाला था चाइना के ऊपर और ताइवान के ऊपर और कुछ जापान के तट हैं वहाँ पर भी ये प्रभाव पड़ने वाला था। 241 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, इतना तेज था। ठीक है, कौन सी कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च की है? दोस्तों इसको आपको बताना है। डॉक्टर पीके लैबोरेटरीज, जायडस लाइफ साइंसेज, ग्लेनमार्क फार्मा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? तो सीरम तो एक मानी जानी कंपनी है, जब से कोरोना आ चुका है इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन किसने लॉन्च किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, इसे आप जरूर याद रखिए। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं आखिर में जो है ये सर्वाइकल कैंसर होता क्या है दोस्तों? तो सर्वाइकल कैंसर के लिए पहली हमारी स्वदेशी वैक्सीन है। सर्वाइकल कैंसर मुख्यतः 15 से 44 साल की महिलाओं में होता है और ये दूसरा सबसे अधिक होने वाला कैंसर है दोस्तों। ये
गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओं में होता है। ये जो है दोस्तों ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो एक यौन संचारित संक्रमण है, जिसके कारण से ये कैंसर हो जाता है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। किसने किया था? डॉक्टर साइरस पूनावाला ने किया था। इन्हें भी आप बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखें, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारतीय नौसेना के नए ध्वज पताका का अनावरण किया है? चेन्नई, बंदरगाह, मुंबई, कोच्चि, कोलकाता। तो दोस्तों इन्होंने कोच्चि में किया है इस पताके का नया अनावरण। इससे पहले का जो हमारा पताका था वो अंग्रेज़ों से बिल्कुल मिलता जुलता था, लेकिन अभी भी उसमें अंग्रेज़ों का एक निशान बचा रह गया है। इसके बारे में आइए आपको बताते हैं। भारत के पहले विमान वाहक पोत INS विक्रांत के प्रक्षेपण को चिन्हित करने हेतु कोच्चि में भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आपसे पूछा जाएगा। दोस्तों इसके पहले जो हमारा ध्वज था, इसमें बाएं कोने पर दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की यूनियन जैक की सफ़ेद पृष्ठभूमि पर रेड जॉर्ज का क्रॉस था, और भारतीय ध्वज में ऊपरी बाएं कोने में तिरंगे के साथ सेंट जॉर्ज क्रॉस अभी भी मौजूद है। मतलब उस जॉर्ज जो इनका क्रॉस है, इसको नहीं हटाए हैं हमारी नौसेना से, और बाकी उसको एक भारतीय झंडा होने का सिस्टम ये लगा के रखे हैं। इसमें कई बार परिवर्तन भी हुए हैं, इसके बारे में भी आपको जो है थोड़ा सा जानकारी रखना चाहिए। फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस कौन सी है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली। तो दोस्तों फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली हमारी दिल्ली पुलिस है, जहाँ के हमारे CM साहब हैं अरविंद केजरीवाल जी। इनको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। 6 साल से अधिक की जो 6 साल से अधिक की जो सजा है, इसके लिए जो दंडनीय अपराधों में फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस है। और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो गांधीनगर, गुजरात में है। यहीं पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी ट्रेनिंग के लिए जो है गए थे। हाल ही में सुरक्षा कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तेजस क्या है? परमाणु पनडुब्बी, ऑप्शन ए। बी लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, स्वदेशी विमान वाहक पोत या मिसाइल। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि ये एक लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो है ऑप्शन बी आपका इसमें पूरी तरह से सही हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट बनाए जाएंगे। तेजस के नए वर्जन को तैयार करने के लिए सरकार ने 6500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा 1984 में शुरू किया गया था, और इसके प्रबंधन हेतु वैमानिकी विकास एजेंसी की भी स्थापना की गई थी। और ये जो स्थान लेगा, ये पुराने हमारे MiG-21 लड़ाकू विमानों का स्थान लेगा, जिसमें अभिनंदन लेके कूद गए थे पाकिस्तान में। आप उनको भी याद रखिएगा, ये वही MiG-21 विमानों का स्थान लेने वाला है। ई समाधान पोर्टल का संबंध किस संस्था या आयोग से है? नीति आयोग से, वित्त आयोग से, GST परिषद या कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से? तो दोस्तों जी हमारा ई समाधान पोर्टल है, ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये UGC जो हमारी है, उस UGC से संबंधित है। इसमें इनके हमारे जो विद्यार्थी हैं, उनकी हर स्टूडेंट्स के लिए जो है ये विंडो सिस्टम, सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया गया था, जिसमें दाखिले से लेकर स्कॉलरशिप तक की हर समस्याओं का निदान हो सकेगा। इसके बारे में इनको, ताकि जल्द से जल्द इनको निदान मिल सके। दोस्तों आइए अब हम वन लाइनर फैक्ट से देख लेते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और इसे चलते चलते आप इनको देखते चलें कि नाटो शिखर सम्मेलन बेहद ही महत्वपूर्ण है। नाटो के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, और नाटो के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल वाली इस क्लास को एक बार ज़रूर देखिए। हमने पूरा नाटो के गठन का इतिहास पढ़ाया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, और वहाँ पे विश्व का इतिहास जब आप खोलेंगे तो विश्व के इतिहास में नाटो के गठन से नाटो क्यों आया, नाटो में भी कितने देश हैं, पूरी जानकारी आपको अच्छे से दी गई है। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन स्पेन के मैड्रिड शहर में हुआ है। उत्तर प्रदेश जो है देश में 13 एक्सप्रेस वे बनाने वाला पहला राज्य बन चुका है। भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला दुनिया का 68वां देश बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय T20 इतिहास में लगातार 13 सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले कप्तान कौन बने हैं? तो अपने शर्मा जी के लड़के रोहित शर्मा जी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, आप बताएं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। आप देखिए कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत का पहला 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बन चुका है। इसे भी आपको जरूर याद रखना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा ने स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए स्वनिर्भर नारी योजना प्रारंभ की है। किसने प्रारंभ की है? असम ने किया है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बना भारत का पहला
100% लैंडलॉर्ड माडोलर बंदरगाह, इसे भी याद रखना है। द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ये किस क्रम की हैं, तो 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं, 15वें क्रम की राष्ट्रपति बनी हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, तो ब्रिटेन के बर्मिंघम में हुआ। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य सरकार ने चालू किया है, तो तमिलनाडु सरकार ने चालू किया है, इसे भी आपको दिमाग में बैठा के रखना है दोस्तों। और ये सेमीकंडक्टर नीति प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो ये भारत का पहला राज्य बना है दोस्तों गुजरात, के बारे में आपको बिल्कुल याद रख लेना है, कौन सा है, गुजरात। और जुलाई 2022 में बोनालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो ये तेलंगाना में मनाया गया है बोनालू त्यौहार। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है, सुनील गावस्कर जी के नाम पे। प्रतिवर्ष बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। और अभी हाल ही में किस देश से भारत में बाघ मंगाए गए हैं, जो कितने साल बाद आए हैं, 70 साल बाद आए हैं, क्योंकि 1952 में भारत से बाघ की प्रजातियां खत्म होने की सूचना या इसका जो है निर्देश जारी कर दिया गया था। कब जारी किया गया था, 1952 ईस्वी में। 1952 के बाद अब नामीबिया से मोदी जी ने बाघ मंगवाया है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। प्रतिवर्ष बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि 1952 में जो है बाघ हमारे यहाँ से विलुप्त प्राणी हो चुके थे और अभी उनको फिर से मंगवाया गया है और बहुत ही जल्दी बाघ संरक्षण उनके लिए उपयुक्त स्थानों पर उनको छोड़ दिया जाएगा। किस देश ने दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल पेश किया है, तो न्यूजीलैंड ने किया है, ठीक है। आगे आइए देखिए दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण ये स्लाइड होने वाली है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो भारत में किया गया है, ठीक है। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, भारत कर रहा है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, गुजरात में हुआ है। भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो नोएडा में किया जाएगा। नोएडा कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में है। और कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को। और कब की घटना थी, तो 1999 को कारगिल में क्या है, नल्ले पाकिस्तान ने चढ़ाई कर दी थी, उस हिल पर इन्होंने कब्जा कर लिया था और उसके बाद हमारी सेनाओं ने उस पर जाके पुनः कब्जा किया और इसीलिए कारगिल दिवस ये मनाया जाता है। ई अमृत मोबाइल ऐप नीति जो है नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या ई अमृत मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है। मंकी पॉक्स अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, राजस्थान में कितनी गायें जो है इससे जो है ख़त्म हो जा रही हैं। ये नाइजीरिया की दोस्तों स्थानिक बीमारी है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है, 22 जुलाई को मनाया जाता है। 22 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा सैंक्शन किया गया था। 22 जुलाई 2022 को घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, अजय देवगन और सूर्या को आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्लास आपको कैसी लगी, इस क्लास के बारे में हमें जरूर कमेंट करके बताएं। बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास रही और आप इसका 1 से 2 बार रिवीजन करें। ये माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपके साथ जरूर बना रहेगा और माँ लक्ष्मी सभी का साथ दें और आपको जल्दी से एक नौकरी दिलाएं और साथ ही साथ हम सभी को सफल बनाएं और सत्य की विजय सुनिश्चित हो, सत्य की जीत हो। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।